हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज हमारी सीडीपी की तीसरी क्लास है। और चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि आपको पता हो चुका है और विकास आपको पता हो चुका है, ठीक है। देखिए, मैं पहले जो है आपको अभिवृद्धि, सबसे पहले मैंने आपको बाल विकास के बारे में बात किया। सबसे पहले मैंने आपको बाल विकास के विषय में बात किया। तो बाल विकास किसे कहते हैं, आप सभी को अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो बालक का विकास, बालक का विकास, बाल विकास क्या है? बालक का विकास। बालक क्या होता है? आप सबको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि बालक क्या होता है। अभी हमने अगले वीडियो में सीडीपी की क्लास फर्स्ट में आप लोग को अच्छी तरीके से बताया गया है कि बालक क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा किसी का उम्र 19 वर्ष के बाद का है, 20 वर्ष है, 21 वर्ष है, तो बालक की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। उसे हम बालक नहीं कहेंगे। बालक कहेंगे किसे कहेंगे? जो जिसका उम्र 0 से लेकर 18 वर्ष तक होगा। 0 से 18 के बीच जो एज का बच्चा होगा, उसे ही हम बालक कहेंगे, ठीक है। और अगर 19 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, 21 वर्ष का है, 40 वर्ष का है, तो हम उसे बालक नहीं कहेंगे। वह बालक की श्रेणी में, चाइल्ड की श्रेणी में नहीं आएगा। ओके। और उसके बाद विकास। देखिए, विकास जो है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो है आपका, वह गुणात्मक परिवर्तन है, ठीक है। वह अपना कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है। इसके अंतर्गत आपको पता है कि शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, संवेगात्मक परिवर्तन होता है, भाषाई परिवर्तन होता है, नैतिक परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। ये विकास है, ठीक है, डेवलपमेंट है। और जो अपना अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि में केवल शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास मीन्स जैसे अपना लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई होगा, भार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, ये अपना अभिवृद्धि होगा। तो खैर, चलिए अपने टॉपिक पे सीधे से चलते हैं और आगे की बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। आप लोग सीधे, मैं आज आपको जितनी चीजें लिखा रहा हूं, मैं आज आपको जितनी चीजें बताऊंगा, जिसके विषय पे चर्चा होगी, ये सारे एग्जाम के रिलेटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से टेक डाउन करिए सारी बात को। पहले तो आप सारी बात समझिए, पहले समझिए, समझने के बाद आप अच्छे से कॉपी में टेक डाउन करिए। और उसके बाद हम लोग आगे चर्चा अपनी करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि सारी बात, जो जितनी बातें मैं लिखूंगा, अभी तो ये 4-5 हैं, अभी हम इसको लिखेंगे 10-15। और आगे और हैं, तो हम लिखते जाएंगे और आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा। और 2 से 3 बार आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन करना। ओके। जब अच्छे से आप लोग रिवीजन करेंगे तो ये तैयार हो जाएगा और आपको ऐसे दे देगा कि विकास मात्रात्मक परिवर्तन है, विकास गुणात्मक परिवर्तन है, विकास मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन दोनों है, विकास नन ऑफ दिस है। तो जब आप पढ़े रहेंगे सेकेंड ऑप्शन, तो आप टिक मार सकते हैं, अन्यथा आप गलत कर बैठेंगे। विकास के अंतर्गत मात्रात्मक गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है, ठीक है। अभिवृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है और विकास में मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, अभिवृद्धि, पहले तो हम अभिवृद्धि देखेंगे। अभिवृद्धि क्या होता है? अभिवृद्धि ग्रोथ। अभिवृद्धि में मात्रात्मक, जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, यानी अर्थात भार आकार हो गया, शारीरिक परिवर्तन होता है। देखिए, अभिवृद्धि में केवल केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है बॉडी चेंजमेंट। तो यहाँ पे आपके शारीरिक परिवर्तन होगा, लंबाई होगा, आकार भार में परिवर्तन होगा, और वह हमारा अभिवृद्धि होगा। विकास क्या होगा? इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई, नैतिक आदि परिवर्तन होते हैं विकास के अंतर्गत। विकास के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन आदि परिवर्तन जो होते हैं वह हमारा हमारा विकास कहलाता है, ठीक है। अभिवृद्धि में हम देखेंगे सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हो गया अपना, सेकंड नंबर कहता है कि यह एक मात्रात्मक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन का मीन्स होता है ये कि उसका हम मात्रा कर सकते हैं, उसका माप तौल कर सकते हैं, नाप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना अभिवृद्धि हुआ। हमारी शरीर है, हमारा वजन कितना है, हमारी लंबाई कितनी है,
हमारी आकार कितना है, हम ये बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा विकास है, विकास में दोनों होंगे, मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक परिवर्तन, दोनों प्रकार के परिवर्तन पाए जाएंगे तो हमारा विकास कहलाएगा। विकास में मात्रात्मक परिवर्तन व गुणात्मक परिवर्तन दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। नंबर तीसरा देखेंगे वृद्धि में, वृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जो अपनी वृद्धि होती है यह एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अच्छा, एक चीज आप लोग सोचिए अपने माइंड से, यहाँ से समझिए, अगर अभिवृद्धि, जैसे विकास जो है, विकास जीवन पर्यंत में चलने वाली प्रक्रिया है। विकास किसी का रुकता नहीं है, विकास कभी किसी का नहीं रुकता है। कोई बुढ़ा होगा, जवान होगा, युवा अवस्था में होगा, शैशवावस्था में होगा, ठीक है, अर्ली चाइल्ड होगा, कुछ भी होगा, बच्चा कहीं से भी होगा, चाहे बुढ़ा होगा, कुछ भी हो, उसका विकास कभी नहीं रुकता है। जब वो जन्म ले लिया और जब तक वो कब्र में नहीं चला जाएगा तब तक उसकी विकास होती रहेगी, उसकी विकास जीवन प्रयत्न चलता रहेगा। लेकिन एक बात पे आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए, और जो अभिवृद्धि होता है, अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी लंबाई कहीं आकाश को चूम रहा होता, ठीक है। हमारी मोटाई भी इतनी हो जाती कि हम अपने घर में नहीं बैठ पाते, न तो अंदर आ पाते, न तो जा पाते। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये जो वृक्ष हैं, अगर ऐसा होता कि अवृद्धि भी जीवन प्रयत्न चलता तो आज ये वृक्ष भी आकाश को चूम रहे होते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अवृद्धि जो है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है और विकास जो है जीवन पर्यंत तक चलता है, ठीक है। जन्म से लेकर कब्र तक जो होता है अपना विकास चलता है, ठीक। कौन रुकता है? अभिवृद्धि। और कौन कंटिन्यूस चलता है? जीवन प्रयत्न। जीवन प्रयत्न अपना विकास चलता है। कौन चलता है? विकास चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं अभिवृद्धि में। वृद्धि स्पष्ट दिखाई पड़ता है। देखिए, अगर ये हमारी शरीर है, ये हमारी बॉडी है, तो आप लोग देखिए बॉडी में हमारी लंबाई बढ़ेगी। कोई शैशवावस्था का बच्चा होगा, जन्म का अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा होगा, तो छोटा बच्चा होगा, ठीक है, बर्थ होगा, छोटा सा बच्चा होगा, और उसकी अवधि हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटिव होता है, चेंजमेंट होता है, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। छोटा सा बच्चा होगा, जैसे 1 सप्ताह का होगा, 15 दिन का होगा, 1 महीने का होगा, और धीमे धीमे वो ग्रोथ करेगा और धीमे धीमे उसमें परिवर्तन होते जाएंगे, ठीक है। तो उसकी जो उसमें चेंजमेंट होगा, जो परिवर्तन होगा, हम लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि पहले बच्चा ये ऐसा था, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, धीमे से बैठना शुरू करेगा, फिर धीमे धीमे उठना शुरू होगा, खड़े होना शुरू होगा, उसके बाद धीमे धीमे चलना शुरू कर देगा। तो बच्चे का जो ग्रोथ होगा, अवृद्धि जो होगी, वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कोई वृक्ष आप लगाइए, पहले आप एक बीज को बोएंगे, और जब बीज को बोएंगे तो अंकुरित होगा, धीमे 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 वो पौधे का रूप लेगा, ठीक है। तो उसके ग्रोथ को हम लोग देख सकते हैं अच्छे से, उसके हम अवृद्धि को हम लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है ना, विकास किसी का स्पष्ट रूप से आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। विकास को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ग्रोथ, वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो चलिए आगे चलते हैं। वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता है। जो वृद्धि होता है, वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता है। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, हाँ, आपके अगल बगल या आपके परिवार घर में भी हो सकते हैं, आप लोग देखेंगे कि कोई किसी का शरीर एकदम पहाड़ जैसा हो जाता है ना, बहुत मोटे होंगे, तगड़े होंगे, बहुत बड़े होंगे, ठीक है। और उनका विकास, हम लोग अगर मानसिक स्तर का विकास देखेंगे तो उनका प्रॉपरली मानसिक स्तर का विकास नहीं हुआ होता है, ठीक है। वो प्रॉपरली तरीके से जो उनका मानसिक स्तर का विकास है, जैसे कि संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई, नैतिक आदि जो परिवर्तन है, अगर उनमें हमको नहीं दिखाई देता है, लेकिन हाँ, ग्रोथ उनका अच्छी दिखाई देता है, उनकी बॉडी अच्छी दिखाई देगी, बहुत बढ़िया। लेकिन पढ़ने लिखने में, बोलने में उनके अंदर परिपक्वता नहीं आती है। तो वही कह रहा है, वही बता रहा है कि वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता है, लेकिन विकास में वृद्धि सम्मिलित होता है। विकास में वृद्धि सम्मिलित होता है। तो एक बार आप लोग अच्छे से इसे टेक डाउन करिए, और जो चीजें समझ में ना आती हो आप लोग उसे कमेंट करिएगा, हम अच्छी तरीके से फिर से उसे हम देखेंगे, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग आज पढ़ रहे हैं अभिवृद्धि एवं विकास में डिफरेंस, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 5 चीजों पर पढ़ा, 5 चीजों को अच्छी तरीके से आप कॉपी में टेक डाउन करिए।
और मेरा कहना मानिएगा, आप लोग कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, इसको करने के बाद आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं, इसके बाहर अगर कुछ आएगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। आपको कहीं नहीं पढ़ना है, कहीं से भी नहीं लेना है, कोई बैच वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, आप फ्री में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल। आप इसको कॉपी में टेक डाउन करिए। अच्छा, एक चीज और बता दें, अगर आपको नोट्स की आवश्यकता हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक नंबर दिया होगा, उसमें 99 रुपीज आपको पे करना होगा। उसके बाद आपको पीडीएफ, जितने भी चीज आपको पढ़ाए जा रहे हैं सबके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको आवश्यकता होगी तब लेना, अन्यथा आप स्वयं से एक कॉपी और एक कलम अपने पास रखिए। हम ये भी नहीं करेंगे आप 99 रुपीज दीजिए, हम ये भी नहीं कर रहे हैं। आप स्वयं एक कापी और कलम अपने पास रखिए, सारी चीजों को अपनी हैंड रिटन, अपने हैंड राइटिंग में नोट करिए और अच्छे से उसे तैयार करिए, ठीक है। चलिए आप लोग इतना उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, हाँ ठीक है। उतारिए, फटाफट उतारिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अब हम लोग चर्चा करेंगे फिर अभिवृद्धि और विकास के डिफरेंस में। और अब देखिए छठवां नंबर है आपका, अभिवृद्धि में जो भी परिवर्तन होता है रचनात्मक होता है। अभिवृद्धि में जो भी परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, रचनात्मक होगा, ठीक है। लेकिन विकास में रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों प्रकार के होंगे। देखिए विकास में अभिवृद्धि में अगर देखा जाए तो परिवर्तन जो है रचनात्मक होगा, लेकिन विकास में रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों तरीके से हो सकता है। विकास भी हो सकता है, विकास खत्म भी हो सकता है विकास में, ठीक है। आगे भी बढ़ सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं, दोनों तरीके का होगा। देखिए अभिवृद्धि में क्या है कि आप बढ़ेंगे ही, ठीक है। दूसरा चीज सातवां नंबर देखेंगे, वृद्धि का एक निश्चित दिशा नहीं होती है। वृद्धि का एक निश्चित दिशा नहीं होती है, ये नहीं है कि सीधे ही जाएंगे, आप फैलेंगे। जो वृक्ष होता है, आप लोग वृक्ष को देखिए तो ऐसा नहीं है कि वृक्ष एकदम सीधा ही जाएगा, कभी वृक्ष टेढ़ा हो जाते कभी, तो उसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं है। याद रखना, अभिवृद्धि का कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, लेकिन विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। अभिवृद्धि को सामान्य विधि द्वारा मापा जा सकता है। अभिवृद्धि को किस विधि द्वारा मापा जा सकता है, सामान्य विधि के द्वारा मापा जा सकता है। किसको, अभिवृद्धि को। लेकिन विकास को हम सामान्य विधि के द्वारा नहीं माप सकते हैं, हम मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा उसका पता लगा सकते हैं। हम विकास का हम सीधे से मापन नहीं कर सकते हैं, विकास का मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभिवृद्धि को हम सामान्य विधि द्वारा माप सकते हैं। अगला है, अभिवृद्धि का संबंध शरीर से जुड़ी हुई होती है। अभिवृद्धि का संबंध किससे जुड़ी हुई होती है, शरीर से। अभिवृद्धि का संबंध, ग्रोथ का संबंध, ग्रोथ का रिलेशन किससे जुड़ी होती है, शरीर से जुड़ी होती है। लेकिन विकास का संबंध वातावरण, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ होता है। विकास का संबंध वातावरण, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए ये हमारे थे आज के अभिवृद्धि और विकास के डिफरेंस, और आप लोग अच्छे से इसे समझ गए होंगे। एक से दो बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना और इसके बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छे से एक से दो बार आप इसे रिवाइज करिए और इसे टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आज अब हम लोग पढ़ेंगे एज का डिवीजन। एज का डिवीजन में देखिए यहाँ पे जो है कि डायरेक्ट बहुविकल्पी में, बहुविकल्पी आता है सभी, लेकिन इसमें डायरेक्ट आपको एज रिलेटेड पूछ देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं बाल विकास, एज का डिवीजन देखेंगे। बाल विकास की अवस्था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बालकों में हो रहे विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, किसमें, बालकों में। हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं तो हम बालकों की चर्चा करेंगे। तो बालकों में हो रहे विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि का सही ढंग से पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं बताई है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई हैं जो इस प्रकार हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रॉस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, रॉस के अकॉर्डिंग। एक अपने मनोवैज्ञानिक है रॉस साहब, रॉस साहब के हम अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग चार प्रकार की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, स्टेजेस ऑफ फोर। चार प्रकार की अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है अपना शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज जो होता है, सबसे पहला अपना अवस्था है शैशव अवस्था।
शैशवावस्था जन्म से लेकर 3 वर्ष तक माना गया है। किसके अकॉर्डिंग? रास साहब के अकॉर्डिंग, रॉस साहब के अकॉर्डिंग जन्म से 3 वर्ष तक शैशवावस्था माना गया है। राज साहब जो मनोवैज्ञानिक हैं अपने, और इन्होंने शैशवावस्था का एज जन्म से 3 वर्ष, 0 से 3 वर्ष माना है। उसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्या जो अवस्था जो है, पूर्व बाल्यावस्था, ये 3 से 6 वर्ष तक माना गया है। कब से कब तक? 3 से 6 वर्ष तक माना गया है। शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था आता है। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था आता है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक माना गया है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक माना गया है। उसके बाद आता है किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था जो है वह 12 से 18 वर्ष तक माना गया है। किशोरावस्था रॉस साहब के अकॉर्डिंग 12 से 18 वर्ष तक माना गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। तो आप लोग इसे अच्छे से टेक डाउन करिए और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, फिर दूसरे मनोवैज्ञानिक के अनुसार पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और सेकंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कौल महोदय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कौल महोदय। जो हमारे मनोवैज्ञानिक कौल जी हैं, कौल साहब के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो शैशवावस्था जो है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कौल महोदय हैं, और ये सीटीटी एग्जाम के रिलेटेड में अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि शैशवावस्था को हम जन्म से 2 वर्ष तक मानेंगे। शैशवावस्था को हम जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, यानी 0 से लेकर हम 2 वर्ष तक यही मानेंगे कौल महोदय के अकॉर्डिंग। ठीक है, रास महोदय तो जन्म से 3 वर्ष बताए, लेकिन कौल महोदय साहब के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो 0 से 2 वर्ष ही मारेंगे। और ये 100% मानकर चलना कि कहीं अगर टीटीटी में ये पूछता है तो आप जन्म से 2 वर्ष ही मानना। ठीक है, अगर किसी का भी साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग न पूछे, किसी का नाम देकर न पूछे, तो आप लोग जन्म से 2 वर्ष ही मारेंगे शैशवावस्था। ठीक है, अगर पूछ दिया, अभी ये कौन महोदय है, रॉस के अकॉर्डिंग पूछेगा तो जन्म से 3 वर्ष तक। ठीक है, और कौन महोदय के अकॉर्डिंग पूछता है तो जन्म से 2 वर्ष तक। अब किसी के अकॉर्डिंग नहीं पूछता है तो भी जन्म से 2 वर्ष तक। ध्यान देना। प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम देखेंगे। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक क्लियर हो गया। प्रारंभिक बाल्यावस्था अगर हम लोग डिफाइन करें तो 2 से लेकर 5 वर्ष तक होता है। 2 से लेकर 5 वर्ष तक होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था में दो, हाँ, इसमें 2 प्रकार हम पढ़ेंगे, एक मेल का और एक फीमेल का, अलग अलग। मेल का 6 से 12 वर्ष तक है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था मेल का 6 से 12 वर्ष तक है, लेकिन वही फीमेल का जब हम देखेंगे तो 6 से 10 वर्ष तक ही होता है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था फीमेल का 6 से लेकर 10 वर्ष तक ही होता है, और जहां मध्य बाल्यावस्था में मेल का 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। तो ये कौल महोदय का अनुसार हुआ। आप लोग इसे अच्छे से टेक डाउन करिए और उसके बाद आगे चलते हैं। आप लोग अच्छे से इसे टेक डाउन करिए, फटाफट नोट करिए, एक भी चीजें छूटने न पाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, कौल महोदय के अकॉर्डिंग हम लोग यहीं पे देख लें। चौथे नंबर पे अपना है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, ये पूर्व किशोरावस्था में देखिए जो मेल है, मेल 13 से 14 वर्ष तक माने जाते हैं। अगर हम लोग किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था की बात करें तो पूर्व किशोरावस्था में मेल की उम्र जो होती है, पुरुष की बालक की जो उम्र होती है वो 13 से लेकर 14 वर्ष तक होती है। कहां से कहां तक लेकर होती है? 13 से 14 वर्ष तक। लेकिन एक चीज हम लोग नोट करें, यहाँ पे जो फीमेल है, हम लोग पूर्व किशोरावस्था में जो लड़कियां होती हैं, देखिए लड़कियां जो हैं वो लड़कों से पहले मेच्योर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए किशोरावस्था में, जो पूर्व किशोरावस्था में बालक मतलब कि प्रवेश कर रहा है तो 13 से 14 वर्ष बालक की उम्र है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज नोट करें तो जो लड़कियां हैं, फीमेल एज है वो 11 से लेकर 12 वर्ष तक है। ठीक है, इसलिए लड़कियां मेच्योरिटी लड़कियों के अंदर लड़कों से की अपेक्षा पहले ही होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसमें देख सकते हैं कौल महोदय के अकॉर्डिंग जो एज का डिवीजन है वहां पे हम लोग अच्छी तरीके से क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो प्रारंभिक किशोरावस्था है, प्रारंभिक, ये तो अपना पूर्व किशोरावस्था था। अब हम प्रारंभिक किशोरावस्था में अगर बात करें, जहां मेल की उम्र की बात करें, बालक की उम्र की बात करेंगे, तो बालक की उम्र की
दोस्तों एज है यहाँ पे 15 से 16 वर्ष तक। कितना, अगर हम लोग बात करें प्रारंभिक किशोरावस्था की, तो प्रारंभिक किशोरावस्था में मेल की उम्र 15 से 16 वर्ष तक होती है, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन जहां यहीं पर हम लोग देखें, डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, जो फीमेल का एज है वो 12 से 14 वर्ष तक है। कितना है? 12 से 14 वर्ष तक। तो आप लोग एक तरीके से आप लोग सोच सकते हैं कि जो फीमेल है, आप लोग देखिए, फीमेल में किशोरावस्था पहले भी आ रही है, ठीक है। फीमेल जो है 12 से 14 वर्ष में आपको किशोरावस्था में प्रवेश इसका दिखाई दे रहा है, और लेकिन वही मेल की हम बात कर लें तो मेल 15 से 16 वर्ष में है। इसलिए जो मेच्योरिटी होती है वो लड़कियों में पहले आता है, किसकी अपेक्षा? लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करिए, दो चीजें नोट करिए, उसके बाद दो चीजें और वहां बाकी उसको भी नोट करवा दिया जाए। ठीक है, फटाफट नोट करिए, और ये सारी चीजें आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। आप लोग बस इसे अच्छे से देखिए और 1 से 2 बार केवल रिवीजन मारिए, रिवीजन मारेंगे ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, आप लोग उतारिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और कौल महोदय के अनुसार हम लोग एज का डिवीजन पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मध्य किशोरावस्था की। तो मध्य किशोरावस्था जो है, मध्य किशोरावस्था भी सेम, मेल का जो है मध्य किशोरावस्था 17 से 18 वर्ष तक है, और फीमेल की बात करें यही तो 15 से 17 वर्ष तक है। ठीक है, मध्य किशोरावस्था मेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 17 से 18 वर्ष तक है, और जहां हम मध्य किशोरावस्था में फीमेल की बात अगर हम करेंगे तो 15 से 17 वर्ष तक है। ओके, उसके बाद हम लोग यहीं पे आगे बात करेंगे उत्तर किशोरावस्था की। ठीक है, उत्तर किशोरावस्था में हम लोग देखेंगे तो मेल वहां पे आपको दिखाई देगा 19 से 20 वर्ष तक। ठीक है, लेकिन वही हम लोग फीमेल की बात करें तो 18 से 20 वर्ष तक दिखाई देती है। ओके, तो ये उत्तर किशोरावस्था, ये मध्य किशोरावस्था हो गया। तो चलिए यहाँ तक आप लोग अच्छे से टेक डाउन करिए, और अच्छे से एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। और एक चीज और है, ठीक है, आप लोग इसे टेक डाउन करिए, एक चीज और है बाकी है, उसे भी नोट कर दें, उसके बाद फिर आगे बात होगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और कौल महोदय का अनुसार अगर हम देखें, जो अपने मनोवैज्ञानिक कौल महोदय साहब हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था जो है, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की उम्र क्या होती है, तो 21 से लेकर 34 वर्ष तक प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की एज मानी जाती है। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की एज कहां से कहां तक? 21 वर्ष से लेकर 34 वर्ष तक। ठीक है, मध्य प्रौढ़ावस्था की अगर हम बात करें तो 35 से लेकर 49 वर्ष तक अपना मध्य प्रौढ़ावस्था होती है। ये हम किसके अकॉर्डिंग एज डिवीजन पढ़ रहे हैं? एज डिवीजन ये हम अपने कौल महोदय के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। उत्तर प्रौढ़ावस्था की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से लेकर 64 वर्ष तक मानी गई है। ठीक है, उसके अगर हम आगे चलें तो ये अपना जो वृद्धा अवस्था है, वृद्धावस्था में दो तरीके से हम लोग देखेंगे। जो वृद्धावस्था में प्रारंभिक वृद्धावस्था है, प्रारंभिक वृद्धावस्था जो है वो 65 से 74 वर्ष तक माना गया है। प्रारंभिक वृद्धावस्था कौल महोदय के अकॉर्डिंग 65 से 74 वर्ष तक मानी गई है। ठीक है, अगर हम वही बात करें वृद्धावस्था की क्लियरली, तो 75 वर्ष के आगे जो है कौल महोदय के अकॉर्डिंग वो वृद्धावस्था की एज है। 75 वर्ष के आगे कौल महोदय के अकॉर्डिंग वृद्धावस्था की एज है। तो चलिए भैया, आज का अपना यहीं तक टॉपिक है, एज का डिवीजन आज हम लोगों ने कंप्लीट किया, रॉस महोदय के अकॉर्डिंग एंड कौल महोदय के अकॉर्डिंग। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे, विभिन्न अवस्थाओं में बालकों का विकास। जैसे कि शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, तो विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास कैसे हुआ, पहले कैसे विकास हुआ, शुरुआत में उनके साथ क्या घटना हुई, कैसे कैसे उनका क्षेत्र बढ़ा, कैसे कैसे उनका विकास हुआ, तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोग आज जो क्लास चली है, आप लोग अच्छे से इसको तैयार करिए, और नोट्स जरूर करिए, और सारी बातें नोट्स करके आप लोग रिवीजन अच्छे से करिएगा। अगर रिवीजन करेंगे, देखिए 1 से 2 बार रिवीजन करिए, ठीक है, थोड़ा जल पी लें उसके बाद बात। तो एक चीज ध्यान दें, आप लोग जितना बढ़िया रिवीजन करेंगे, जितना बढ़िया आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, वही आपको अच्छे से काम आएगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करते जाएंगे, समझ जाइए, अगर आप लोग 10 भी 15 भी प्रैक्टिस सेट मार लेते हैं, ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा, 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे जुलाई में। और इस मौके को न छोड़े, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, जैसे भी हो सारी काम छोड़कर आप लोग अच्छे से मेहनत करके सीटेट क्वालिफाई करिए। ठीक है, और यूपीटीटी एंड सीटीटी में जमीन आसमान का फर्क है,
आप लोग सीटीटी जो है इसमें आपका शिक्षण है, ठीक है, और ये आपके समझ आधारित प्रश्न होते हैं। और जो यूपीटीटी है वो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं, उससे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो कहता हूँ सीटीटी आसान है। आप लोग सीटीटी पे अच्छा फोकस करिए और इसे क्वालिफाई कर जाइए, ठीक है। और यूपीटीटी में आपको फैक्ट रटना पड़ेगा, वो समझना नहीं पड़ेगा, वो रटना पड़ेगा। और सीटीटी में केवल एक बार आप समझ जाइए, समझ से अगर काम कर जाएंगे तो निकल जाएंगे। तो चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न अवस्थाओं में बालकों के विकास के बारे में। तो कल वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है परचेज करने के, देखिए बड़े बड़े गुरुजन हैं, बहुत महंगी फीस है, ठीक है। तो आपको कोई फीस वगैरह नहीं देना है। आप लोग अच्छे से केवल कॉपी कलम लेकर बैठिए और सारी चीजों को नोट करिए और अच्छे से रिवीजन करिए। और प्रैक्टिस सेट आपको बता दिया हूँ, यूथ कंपटीशन का आप लोग बुक लिख लीजिए, ठीक है। 450 500 के नियर अबाउट में आएगा और आप लोग बस उसी को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितना भी हो प्रैक्टिस सेट पर यूज करिए, प्रैक्टिस सेट मारिए, बाकी सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।